Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. ओके, सो वी स्टार्टेड इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। हमने इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी स्टार्ट किया था और हमने इसके अंदर पढ़ा था कि कैसे यहाँ पर जो 5 यूएन के मेंबर्स थे वो किस तरीके से मोनोपोली अपनी कर रहे थे, यानी कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स में सक्षम कर लिया था। दे वर एबल टू डू दैट, बट वो एक यहाँ पर ट्रीटी साइन करवाना चाह रहे थे, वो इम्पोज कर रहे थे एक ट्रीटी लोगों के ऊपर, बाकी के जो वर्ल्ड के ऊपर थे, कि भाई जिससे वो ये न्यूक्लियर जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी जो है वो साइन कर दें, जिससे कोई भी बाद में डेवलप नहीं कर सके ये टेक्नोलॉजी। लेकिन इंडिया इस चीज में पूरी तरीके से रिफ्यूज कर रहा था। उसका मानना ये था कि एनपीटी जो है वो अपने आप में ही डिस्क्रिमिनेटरी है और इसलिए उसने इसको रिफ्यूज किया और हमेशा इसको यही समझा है कि ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। द पीरियड व्हेन द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड वाज अ डिफिकल्ट पीरियड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब इस पीरियड की बात की जा रही है जब न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, वो अपने आप में बहुत ज्यादा पेचीदा था, बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ की जो अंदरूनी राजनीति थी उसको लेकर के ये चीज बोली जा रही है। Following the Arab-Israel War of 1973, the entire world was affected by the oil shock due to the massive hike in the oil prices by Arab nations. अब उस समय में क्या हुआ, आगे जाकर के अरब और इसराइल के अंदर लड़ाई हुई, उसकी वजह से ऑयल की कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऑयल अधिकतर जो है अरब और इसराइल के अंदर ही मिलता है। ठीक है, तो वहां से लोगों को बाकी कंट्रीज को मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है जब वहां पे वॉर हो रहा है तो उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई हुई की, तो यहाँ पर भी इसका असर आया और यहाँ पे ऑयल की प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, अरब नेशंस ने बढ़ा दी। इट लेड टू इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन। और इसकी वजह से जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी चीजों में भी महंगाई होती है, इन्फ्लेशन आता है, तो उससे यहाँ पर और ज्यादा दिक्कतें आने लगी इंडिया के अंदर। अब आपको ये चैप्टर 6 के अंदर पढ़ने को मिलेगा कि क्यों एजिटेशंस हो रहे थे उस समय में कंट्री के अंदर, इस समय में, क्योंकि और उसी समय में यहाँ पर नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक भी चल रही थी। और रेलवे स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, रेलवे अगर हड़ताल पे चली जाए ना तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बहुत ज्यादा नुकसान ऐसे होता है क्योंकि एक तो वो पब्लिक सेक्टर है, उसकी वजह से काफी ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स और सर्विसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली लोगों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होना बंद हो जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एक तो महंगाई बढ़ रही है, तेल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक भी चल रही थी, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। अब इसको आगे पढ़ते हैं। Although there are minor differences among political parties about how to conduct external relations, Indian politics is generally marked by a broad agreement among the parties on a national integration, protection of international boundaries, and on questions of national interest. अब यहाँ पर भले ही माइनर डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिफरेंसेस थे, अलग अलग पार्टीज होती हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, तो वो हर चीज को लेकर के अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे मेंटेन करने चाहिए उसको लेकर के उनके अंदर छोटे छोटे डिफरेंसेस थे। इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली ब्रॉड अग्रीमेंट पर मांग रहती है कि भाई सारी पार्टीज जो है वो अग्री करें, एक चीज पर सहमत हो, एक कॉमन कॉन्सेंस हो, ठीक है, उस पर अग्री करें। उससे ही हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, यानी पूरी पार्टीज जो है वो साथ में आकर के काम करेंगी तो सही रहेगा। नेशनल इंटीग्रिटी जो है, नेशन की इंटीग्रिटी तभी मेंटेन हो पाएगी जब सारी पार्टीज जो है वो कॉमन पॉइंट पर आकर के काम करेंगी, तो उस चीज को आपने हमेशा याद रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कैसे हमें अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज से प्रोटेक्ट करना है, एंड ऑन क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और कैसे हमारे को देश के हित में काम करना है, उस चीज को लेकर के यहाँ पे पॉइंट रखा गया है। Therefore, we find that in the course of the decade of 1962 and to 1971, when India faced 3 wars, or even later when different parties came to power from time to time, foreign policy has played only a limited role in party politics. इसीलिए ये जो टाइम पीरियड रहा था 1962 से 1971 का, जब इंडिया के सामने 3 लड़ाइयां इंडिया ने देखी, ठीक है, और उसके बाद में अलग अलग पार्टीज जो है वो पार में आई, समय चेंज होता गया और पार्टीज जो है इमर्ज आउट होती गई, तो वो सब पार्टीज जो है वो किस चीज पर काम करती थी, फॉरेन पॉलिसी पे काम करती थी। और फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर। जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी भी हमारे देश के अंदर पार्टीज हैं, वो काम कर रही हैं, किस पे बेसिस पे काम कर रही हैं, ये जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर बेस्ड काम कर रही हैं, उन पर अग्री होना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों पैराग्राफ्स में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
No, ma'am. ठीक है, तो अभी यहाँ पे दो बॉक्स दे रखे हैं, पहले इनको कंप्लीट करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम. इंडिया हैज अपोज्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन सिंस दे वर selectively applicable to the non-nuclear powers and legitimized the monopoly of the 5 nuclear weapon powers. अब 5 nuclear weapon powers जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है उन्हीं के लिए बोला गया है, और इंडिया हमेशा से अपोज करता हुआ है इस तरह की इंटरनेशनल ट्रीटीज जो किसकी तरफ इशारा करती है, नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ इशारा करती है कि भाई नॉन न्यूक्लियर पावर्स जो है उनके ऊपर ही एप्लीकेबल है, और जो मोनोपोली है 5 nuclear weapons की उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो उस चीज का ये पूरी तरह से अपोजिशन में रहा है। Thus, India opposed the indefinite extension of NPT in 1995 and also refused to sign the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). अब यहाँ पर इसीलिए इंडिया जो है ये एक्सटेंशन यानी कि ये एनपीटी जो 1995 में थी, ठीक है, इसको और एक्सटेंड किया गया आगे के लिए, तो उसको इसने रिफ्यूज किया कि ना तो हम इस चीज को मानते, ना मैं इस चीज को साइन करने वाला हूँ। और साथ साथ दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की आप टेस्ट भी नहीं कर सकते ना, सीटीबीटी, वो चीज को भी साइन करने से मना किया इंडिया ने। तो एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं जो इसने साइन करने से मना करी है, और बेस्ड किस पे है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बेस्ड है। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998। इंडिया ने कई सारे टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट करे थे 1998 में, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पसेस। अब इन टेस्ट करने का मतलब क्या था, वर्ल्ड के अंदर ये पॉइंट भेजना कि हाँ भाई हम भी सक्षम है, हमारे पास भी कैपेसिटी है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए। पाकिस्तान soon followed, thereby increasing the vulnerability of the region to a nuclear exchange। और पाकिस्तान ने भी सेम आगे जाकर के यही चीज करी, उसने भी यही न्यूक्लियर एक्सचेंज वाली चीज जो थी कि भाई किस तरीके से हमें भी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके सक्षम बनना है, वो चीज करी। The international community was extremely critical of the nuclear test and the subcontinent sanctions were imposed on both India and Pakistan, which were subsequently waived। अब क्या हुआ, जब इन्होंने दोनों ने ही अपने तरीके से ये चीज कर ली, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसने क्या करा, इस चीज को क्रिटिसाइज किया और बोला कि ये सही नहीं है, और इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने क्या लगाया, इम्पोज लगाया, मतलब एक तरीके से उनके ऊपर चीज थोपी कि, और फिर थोपी कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये सही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में क्या हुआ, वो धीरे धीरे माफीनामा एक तरीके से हो गया, माफ कर दिया उन लोगों ने। India's nuclear doctrine of credible minimum nuclear deterrence professes no first use। अब इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन यानी कि इंडिया की पॉलिसी क्या रही है कि भाई न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोफेसेस, यानी कि इन्होंने यहाँ पे चीज बोली है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सक्षम हैं इस चीज में, वी आर केपेबल ऑफ यूजिंग द न्यूक्लियर पावर वेन एवर नीडेड, लेकिन हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन केस किसी ने हम पर हमला किया या पहले किसी ने इस्तेमाल करी तो हम उसका जवाब भी अच्छे से देंगे। तो नो फर्स्ट यूज वाली चीज जो है वो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर आपको मेंशन करनी ही है। एंड reiterates India's commitment to global, verifiable and non-discriminatory nuclear disarmament leading to nuclear weapons free world। और इसीलिए साथ साथ ये चीज जो हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया है, जवाहरलाल नेहरू ने भी सपोर्ट किया था इस चीज को लेकर के कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड के अंदर एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उस चीज को भी हम सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने अपने आप को सक्षम बनाया, ठीक है, और इन्होंने टेस्ट भी करे और इन्होंने उस चीज को साइन भी नहीं करा, साथ साथ इन्होंने अपनी बात को भी मेंटेन करके रखा कि हम इस चीज का पूरी तरीके से ऑपोजिशन में रहते हैं, विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते एज इन कि हम इसके फेवर में नहीं है कि आगे जाकर के कोई भी दुनिया के अंदर इस चीज को बढ़ावा दे कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बना रखे हैं क्योंकि ये जरूरी है, आगे जाके कोई हम पे हमला कर देगा तो हम उसका जवाब भी देंगे, ऐसा नहीं कि हम इस बात को लेकर के ही रहेंगे कि नहीं इस न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड होना चाहिए। समझ में आया इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम? यस मैम। यस ओके मैम, मैम आप थोड़ा स्लो बोलो ना, स्पीड में। अच्छा, पेस जो है वो कम करते हैं। एक्चुअली द रीजन इज आज बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, बार बार क्लास जो है वो अपने आप से लॉग आउट हो जाती है, और मैं नहीं चाहती कि ये जो चीज है वो मिस आउट हो और अपन अटक जाए बीच में, इसलिए आज थोड़ी स्पीड ज्यादा है, ठीक है? ओके मैम। Okay, now second box, shifting alliances in world politics. As you will read in chapter 6,
As you will read in chapter 6 and also in chapter 9, many non-Congress governments came to power in the period starting 1977. This was also the time when world politics was changing dramatically. What did it mean for India's external relation? अब जब सरकारें बदलती हैं किसी भी देश की, ठीक है, या पहले भी जब सरकारें बदली हैं और या दूसरी पार्टीज मर्ज आउट हुई हैं, पार में आई हैं, तो उसका सीधा सीधा असर इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस पे होता है कि इंडिया के अब आने वाले जो नेता हैं उनके जो रिलेशंस है वो किस तरह से रहेंगे। अब इसका एक ऐसा एग्जांपल लो प्रेजेंट टाइम से कि भाई जब पहले ट्रम्प की सरकार थी यूएसए के अंदर तो इंडिया के रिलेशन थोड़े डिफरेंट थे, ठीक है, और अब जब वहां पर बाइडेन जो है उनकी सरकार आई है, वो काम कर रहे हैं, तो इंडिया के रिलेशन जो है वो डिफरेंट है। तो जब भी किसी भी देश की सरकार बदलती है तो उसका सीधा सीधा असर उसके एक्सटर्नल रिलेशंस पर रहता है। तो यहाँ पे भी चीज यही बोली गई है, चैप्टर 6 और 9 के अंदर आप यही चीजें पढ़ेंगे कि कई सारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जब पावर में आई, वो पार्टीज जो कांग्रेस को बिलोंग नहीं करती थी, वो पार्टी पावर में आई, तो वो पीरियड रहा है 1977 का। वो ही ये समय रहा है जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर बहुत एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चेंजेस आए हैं। अब इससे कैसे इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन पर असर पड़ता है वो देखते हैं। The Janata Party government that came to power in 1977 announced that it would follow genuine non-alignment. जब जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाई इन्होंने अपनी 1977 में, तो उन्होंने प्रॉपरली बोला कि हम पूरी तरह से नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट करेंगे। This implied that the pro-Soviet tilt in the foreign policy will be corrected. अब इसका कहने का मतलब क्या था कि भाई हम पूरी तरीके से इसको फॉलो करेंगे, यानी कि हम किसी भी एक सुपर ब्लॉक की तरफ सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रो सोवियत टिल्ट था, यानी कि सोवियत यानी यूएसएसआर की तरफ जो हमारा थोड़ा झुकाव था पहले की उसमें फॉरेन पॉलिसी के अंदर, उसको हम ठीक करेंगे, ये इन्होंने दूसरे लाइन में मेंशन किया है। Since then, all governments, Congress or non-Congress, have taken initiatives for restoring better relations with China and entering into the close ties with US. तब से ही सारी सरकारें, भले ही वो कांग्रेस की हो या नॉन कांग्रेस की, उन्होंने सबने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए कि भाई हमारे रिलेशन चाइना और जो यूएस है उनके साथ में थोड़े बेटर हो सकें। In Indian politics and in popular mind, India's foreign policy is always very closely linked the two questions. Indian politics हो या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हो, उनके सबके दिमाग में दो क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। वन इज इंडियाज स्टैंड विद पाकिस्तान एंड द अदर इज इंडो यूएस रिलेशंस। जो पहला है वो ये कि भाई इंडिया जो है वो फेस टू फेस पाकिस्तान के खड़ा रहे, ठीक है, और दूसरा इंडो यूएस रिलेशंस जो है उसको भी ठीक किया जा सके। In the post-1990 period, the ruling parties have often been criticized for their pro-US foreign policy. अब क्योंकि ये प्रो सोवियत वाली चीज जो सेकंड लाइन में बोली गई है कि उसकी तरफ ठीक करने वाली फॉरेन पॉलिसी में कि भाई इनकी तरफ ज्यादा झुकाव नहीं रहे, उसको ठीक किया गया है। तो जब 1990 पीरियड हुआ, ठीक है, तो उसमें जो रूलिंग पार्टीज थी उनको कई बार निंदा भी हुई, उनकी क्रिटिसिज्म भी मिला है उनको कि उनका झुकाव प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी की तरफ हो रहा है, यानी यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की तरफ ज्यादा हो रहा है। समझ में आया इन दोनों ही पैराग्राफ्स में? किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. Foreign policy is always dictated by the ideas of national interest. In the period after 1990, Russia, though it continues to be an important friend of India, has lost its global preeminence. अब फॉरेन पॉलिसी जो उसमें हमेशा ये दिखाया जाता है कि देश की भलाई के लिए काम हो रहा है, नेशन की नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के काम हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड एक चीज बोली गई है कि 1990 का जब समय था, 1990 का जो पीरियड था, उसमें रशिया जो है वो हमेशा से इम्पोर्टेंट फ्रेंड रहा इंडिया का, लेकिन रशिया की जो इम्पोर्टेंस हुआ करती थी ग्लोबल लेवल पे, उस पर थोड़ी सी कमी आई थी। Therefore, India's foreign policy has shifted to a more pro-US strategy. इसीलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो प्रो यूएस स्ट्रेटेजी की तरफ ज्यादा झुकी। Besides, the contemporary international situation is more influenced by the economic interest than by the military interest. अब इसके अलावा contemporary international situation जो है वो ज्यादा असर किस पे देखा जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा कि मिलिट्री इंटरेस्ट जो है उसको लेकर के काम नहीं किया जा रहा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर के ज्यादा काम किया जा रहा है। यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है उसके अंदर मेन पॉइंट ये रह रहा है कि भाई आर्थिक तरीके से हम कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो किस तरीके से फुलफिल किए जा सकते हैं, बजाय मिलिट्री इंटरेस्ट के, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब ऐसे समझिए कि मिलिट्री इंटरेस्ट को लेकर के, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक आप
क्योंकि जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया के जो वेपन्स का मार्केट है वो अधिकतर बेस किस पे है, रशिया पे बेस्ड है, रशिया से वो सब चीजें लेता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब रशिया की इंपॉर्टेंस कम होने लगी, वो इम्पोर्टेंट फ्रेंड तो है इंडिया का, लेकिन जो उससे मार्केट हम कर रहे थे, जो हम ट्रेडिंग कर रहे थे, वो तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें थोड़ी कमी आई है। और अब हमारा फोकस जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे ज्यादा है। और जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात हो रही है तो यूएसए जो है, क्योंकि वो डेवलप्ड है, उसकी इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी तरफ झुकाव ज्यादा हो गया है। समझ में आया पॉइंट? Yes, ma'am. ओके। This has also made an impact on India's foreign policy choices. इसीलिए इसका असर सीधे तौर पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस पे भी पड़ा है। At the same time, the Indo-Pakistan relations have witnessed many new developments during the period. इसी समय में इंडो-पाकिस्तान relations में भी काफी बदलाव आए हैं। While Kashmir continues to be the main issue between the two countries, there have been many efforts to restore normal relations. कश्मीर जो है वो हमेशा से ही मेन इशू रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें जो है उन पर रीस्टोर करने की कोशिश करी है, नॉर्मल रिलेशंस रीस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये है, this means that cultural exchanges, movement of citizens and economic cooperation would be encouraged by both the countries. दोनों ही कंट्रीज के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कल्चरल एक्सचेंज हुए हैं, सिटीजन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करे हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन भी दिया गया, आर्थिक रूप से भी एक दूसरे की सहायता की गई है, तो वो चीजें देखी गई हैं। डू यू नो दैट अ ट्रेन एंड अ बस सर्विस ऑपरेट बिटवीन दीज टू कंट्रीज? क्या आपको पता है कि एक ट्रेन और बस भी चलाई गई है, सर्विस स्टार्ट की गई है दोनों ही कंट्रीज के बीच में? दिस हैज बीन अ मेजर अचीवमेंट ऑफ द रीसेंट टाइम्स, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है रीसेंट टाइम्स में। बट दैट कुड नॉट अवॉइड द नियर वॉर सिचुएशन फ्रॉम इमर्जिंग इन 1999। लेकिन इस चीज से हम पूरी तरह अनदेखा नहीं कर सकते कि 1999 के समय में एक वॉर फिर से हो सकता था। Even after their setback to their peace process, efforts at negotiating durable peace have been going on. ये भले ही कभी कभी पीछे पहुंच जाते हैं इस चीज पर, यानी कि पीस प्रोसेस जो है वो कभी कभी पीछे हट जाते हैं उससे, लेकिन फिर भी लगातार दोनों ही तरफ से एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि भाई शांति से नेगोशिएट करके काम चलाया जा सके। समझ में आया? कंप्लीट हो गया है ये शिफ्टिंग लाइंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं आप।